इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा की, और साथ ही हम जो विद्युत अपघटनी चालन उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम गिब्स मुक्त ऊर्जा हेडिंग करेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम जो विद्युत कार्य या ऊर्जा, हम देखते हैं कि जो ईएमएफ है और बाह्य परिपथ में प्रवाहित आवेश है, इस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम समझने का प्रयास करें कि जो विद्युत ऊर्जा या कार्य है सेल के ईएमएफ तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे मैथमेटिकली हम W = NFE से लिखते हैं, जहां पर N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, F एक फैराडे है जिसका मान 96500 कूलम होता है, और ई सेल जो है यह सेल का ईएमएफ है। तो हम लिखेंगे विद्युत कार्य या ऊर्जा बाह्य परिपथ में प्रवाहित बाह्य परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश या विद्युत धारा सीधे कह दीजिए, और साथ ही हम जो ईएमएफ है, प्रवाहित विद्युत आवेश तथा ईएमएफ के योगफल के बराबर होता है। हम मैथमेटिकली इसे लिखें तो यहां पर हम W = NFE सेल लिख सकते हैं, जहां N जो होगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वही F एक फैराडे के बराबर है, फैराडे जिसका मान होता है 96500, सेल का ईएमएफ है। अब यहां बात करें कि जो ऊष्मा गतिकी कह रही है, ऊष्मा गतिकी के अनुसार हम देखते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम संचालित हो रहा है, कोई प्रक्रिया हो रही है, जो मुक्त ऊर्जा है उसमें जितनी कमी होगी हम देखेंगे कि यह अधिकतम कार्य के तुल्य होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ऊष्मा गतिकी के अनुसार किसी भी प्रक्रिया के लिए हम जो प्रक्रिया देख रहे हैं उसमें जो मुक्त ऊर्जा होती है उसमें जितनी कमी होगी, तो लिख सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा में कमी नियत ताप और दाब पर अधिकतम कार्य के तुल्य होता है। जरा सा इसे हम बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रक्रिया है, इसमें जो मुक्त ऊर्जा होती है
मुक्त ऊर्जा में कमी किसी नियत ताप और दाब पर हम देखते हैं कि अधिकतम कार्य, तो यहां हम जितना मेरा कार्य हो रहा है तो उतना मुक्त ऊर्जा में कमी को हम देख रहे हैं। हम डायरेक्ट कह सकते हैं डेल W इज इक्वल टू माइनस डेल G। मिटते हैं यहां तक। टॉपिक मेरा वही है। अभी हम लिखे हैं W इज इक्वल टू NFE सेल। अब जो उष्मा गतिकी के अनुसार हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि डेल W इज इक्वल टू माइनस डेल G। अब हम देखेंगे कि अगर मोलर कंसंट्रेशन हम 1m ले, मोलर सांद्रता इज इक्वल टू 1m, तो जो मेरा EMF होगा दैट इज इक्वल टू E0 सेल। अब हम ये परिवर्तित फॉर्मूला लिखें तो डेल G इज इक्वल टू साइन अब मेरा आ जाएगा माइनस NF E0 सेल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने रिलेशन देखा था कि जो मेरा इस E0 सेल होता है वह 2.303 RT बाय NF log Kc के बराबर होता है। तो हम उस रिलेशन के माध्यम से E0 सेल का वैल्यू जब लिख देंगे तो मेरा फाइनल रिलेशन Kc और डेल G के बीच आ जाएगा। तो हम लिखने जा रहे हैं, चूंकि हम E0 सेल बराबर जानते हैं कि NF RT और log Kc, तो NF RT बाय ये 2.303 बाय NF, ओहो 2.303 RT बाय NF log Kc। अब हम जो है ये E0 सेल का वैल्यू यहां पुट करने जा रहे हैं और जो मेरा रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस NF और ये वैल्यू हम लिखेंगे 2.303 RT बाय NF log Kc। तो यहां से NF मेरा कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो हम डेल G का रिलेशन निकालेंगे वो आ जाएगा माइनस 2.303 RT log Kc। इसे हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल G इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही, चलिए RT यहां दे देते हैं और नेचुरल लॉग लिख देते हैं और Kc लिख देते हैं। इस तरह से हम इस रिलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा को समझा और गिब्स मुक्त ऊर्जा को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने दिया। अब हम देखने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो विद्युत अपघटनी चालन। विद्युत अपघटनी चालन की बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनी चालन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले हम चालन समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चालन या चालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो उसे हम चालक कहेंगे। और चालक मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। हम धात्विक चालक की बात करें तो धात्विक चालक में जो चालन होगा, विद्युत धारा का जो चालन होगा वह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होगा।
वही हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में देखते हैं या विद्युत अपघटनी चालक में देखते हैं कि जो विद्युत धारा का संचालन होगा वहां आयन के मूवमेंट के कारण होता है, आयन के गति के कारण होता है। साथ ही हम और भी कुछ अंतर देखेंगे धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक के बीच। हम पहले हेडिंग करेंगे चालक, कंडक्टर। कंडक्टर हो गया मेरा वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती। चालक के दो प्रकार या दो वर्ग हम लिखते हैं यहां, दो वर्ग। जो मेरा पहला होगा उसे हम धात्विक चालक कहेंगे और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। तो डिफरेंस के रूप में हम समझेंगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। हम पहला डिफरेंस का बात करेंगे कि जो धात्विक चालक है ऐसे पदार्थ में जो विद्युत धारा का चालन होता है वह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। वही हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी चालक में। तो इसमें विद्युत धारा का चालन आयन की गति के कारण होता है। क्लियर है? हम देखते हैं कि जो धात्विक चालक है उसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम लेंगे इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी बात तीसरे पॉइंट के रूप में जो चालकता होती है, तो चालकता हम धात्विक चालक में देखते हैं कि चालकता उच्च होती है और वही हम विद्युत अपघटनी चालक में देखते हैं कि चालकता निम्न होती है। तो तीसरा पॉइंट होगा इसकी चालकता उच्च होती है और यहां हो जाएगा इसकी चालकता निम्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, यहां तक मिटा देते हैं। 3 पॉइंट तक हो चुका है। चौथा जो फोर्थ पॉइंट होगा मेरा ये, हमने चालकता का बात किया। अब पदार्थ जो हम देख रहे हैं कि पदार्थ का स्थानांतरण, धात्विक चालक में कोई पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। वही हम विद्युत अपघटनी चालक में देखते हैं कि पदार्थ का स्थानांतरण होता है आयन के रूप में। तो हम लिखेंगे इस क्रिया में कोई पदार्थ
का स्थानांतरण नहीं होता है। और इसमें लिखेंगे इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण आयन के रूप में होता है। अब जरा सा टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ देखें कि ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाते हैं तो जो धात्विक चालक है उसमें प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है और प्रतिरोध में वृद्धि होने के कारण चालकता घट जाती है। लेकिन हम विद्युत अपघटनी चालक में देखेंगे कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है और उसमें जो आयन है उसमें मोबिलिटी आता है, वो आसानी से गति कर पाते हैं, इस कारण से चालकता में वृद्धि होती है। हम लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर, दूसरा पॉइंट, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है एवं चालकता घटती है। जबकि हम, ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट यहां ना, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। ताप बढ़ाने पर सीधे लिखते हैं आयन, ताप बढ़ाने पर आयन आसानी से गति कर पाते हैं, गति कर पाते हैं, जिस कारण इसकी चालकता बढ़े। तो हमें डिफरेंस के आधार पर जो धात्विक चालक है और विद्युत अपघटनी चालक है इसको समझने का प्रयास किया। हम समझते हैं कि सारा जो पॉइंट, जो डिफरेंस दोनों में क्रिएट किया है वह सारा समझ में आया होगा। जो मुख्य डिफरेंस है उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चालन होता है धात्विक में और इसमें आयन। तो जितना हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धात्विक चालक में होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। और साथ ही हम देखते हैं कि जो धात्विक चालक है किसी प्रकार का इसमें केमिकल चेंज, रासायनिक गुण में परिवर्तन हम नहीं देखते हैं। लेकिन जब उसमें चालकता आती है, और चालकता हम देखते हैं कि आयन की अपेक्षा उसमें चालकता उच्च होती है, तो इस प्रकार से हम दोनों में अंतर समझ चुके हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक है और उसको भी हम अंतर के हिसाब से ही समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, विद्युत अपघटीय और विद्युत अपघटीय। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो हम लोग जानते हैं बहुत आसान है कि ऐसा पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करता है वह विद्युत अपघटीय हो गया, और ऐसा पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करता है वह विद्युत अनअपघटीय हो गया। और वही विद्युत अपघटीय हम देखते हैं कि यह ज्यादातर जो हम विद्युत अनअपघटीय में देखेंगे ऐसा पदार्थ जो मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक होते हैं। और उदाहरण स्वरूप हम लेंगे विद्युत अपघटीय में प्रबल भी हो सकते हैं, दुर्बल भी हो सकते हैं। प्रबल के रूप में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH, सॉल्ट लेते हैं KCl। और दुर्बल विद्युत अपघटीय के रूप में हम जैसे एसिटिक एसिड ले लेंगे CH3COOH, वही हम ले लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हम देख रहे थे विद्युत अपघटीय और विद्युत अनअपघटीय। हेडिंग कर लेते हैं हम लोग, विद्युत अपघटीय और विद्युत
इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखेंगे ऐसा पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करता है। ये सामान्यतः आयनिक यौगिक होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य का, प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में हम HCl ले लेंगे, NaOH ले लेंगे, KCl ले लेंगे, और वही हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में CH3COOH, NH4OH ये सब आएगा। अब हम देखने जा रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। और दूसरा पॉइंट कि ये सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक होते हैं। और उदाहरण स्वरूप हम बात करेंगे तो उदाहरण के रूप में यहां अल्कोहल, चलिए हिंदी में लिखते हैं, ग्लूकोज, चीनी, यूरिया इत्यादि। तो ये हो गया विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य में अंतर। अब जो अगला टॉपिक मेरा है, विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम हेडिंग करेंगे विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि आखिर विद्युत अपघटनी चालन को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला कारक हो सकता है कि विलेय विलेय के बीच अंतर आयनिक आकर्षण। हेडिंग कर दें, विलेय विलेय के बीच अंतर आयनिक आकर्षण। तो हम समझ रहे हैं कि अगर विलेय विलेय के बीच अंतर आयनिक आकर्षण जितना ज्यादा होगा, आयंस एक दूसरे में काफी सटे होंगे और इस कारण से वो गति स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे और चालकता उतनी ही कम होगी। मतलब आकर्षण जितना अधिक होगा, चालकता उतनी ही कम होगी। तो हम लिखेंगे
बिले बिले अन्योन्य बिले बिले अंतर आणविक आणविकरण अंतर आयनिक अन्योन्य क्रिया जितनी अधिक होगी चालकता चालकता अब क्लियर है कि विद्युत अपघटनी चालन का बात कर रहे हैं। चालकता उतनी ही कम होगी कि आसानी से जो आयन है वह मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आयनों का विलीनीकरण बढ़ा दिया जाए, मतलब आयन जो है आसानी से विलय होकर के और स्वतंत्र रूप से गति कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो चालकता है उसमें वृद्धि आती है। तो दूसरा पॉइंट हम इसी से रिलेटेड ले सकते हैं कि आयनों का विलीनीकरण। ठीक है, आयनों का विलीनीकरण, सॉल्वेशन ऑफ आयन। लिखेंगे आयनों के विलीनीकरण के फलस्वरूप आयन स्वतंत्र रूप से गति कर पाते हैं। फलस्वरूप चालकता में वृद्धि आती है। तो दो पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, विलय विलय के बीच अंतर आयनिक आकर्षण और आयनों का विलीनीकरण। तीसरा जो पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वो है विस्कोसिटी। तो विलायक की जो श्यानता है वह किस प्रकार से इसके चालकता को प्रभावित कर रही है, तो हम देखते हैं कि जो विलायक की श्यानता है वह जितनी अधिक होगी, तो अधिक होने के कारण जो विलायक है, विलायक और विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रिया है या आकर्षण है वह बढ़ती है, और इसके बढ़ने के कारण हम देखते हैं चालकता घटती है। तो विलायक की श्यानता नेक्स्ट मेरा कारक हो सकता है। तीसरा कारक विलायक की श्यानता, विस्कोसिटी। हम देखते हैं विलायक विलायक के बीच, विलायक विलायक के बीच अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, तो एक दूसरे से काफी अट्रैक्टेड होंगे। तो हम देखते हैं कि जो चालन है वह प्रभावित होती है और चालकता घट जाती है। चालकता उतनी ही लिखा, उतनी ही
घट जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर, टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ताप बढ़ाने से हम देखते हैं कि जो आयंस है उसमें गतिज ऊर्जा आती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण चालकता में वृद्धि होती है। तो तापमान लिख दीजिए, तापमान, टेम्परेचर। लिखेंगे ताप में वृद्धि होने पर आयनों में गतिज ऊर्जा आती है। ताप में वृद्धि होने पर आयनों में गतिज ऊर्जा आती है, फलस्वरूप चालकता में वृद्धि होती है। बार बार मैं ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि हम विद्युत अपघटनी चालन की बात कर रहे हैं। ताप बढ़ाते हैं, चालकता बढ़ती है। वही हम धात्विक चालक की बात करें, ताप बढ़ाएंगे, चालकता घटेगी, चूंकि उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अब जो मेरा अगला हेडिंग होगा वह विद्युत प्रतिरोध और चालकता। इसे भी समझ लें, विद्युत प्रतिरोध और चालकता। हेडिंग होगा पहले के क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे इसे, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, बहुत आसान चीज है, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो इसे समझने के लिए हम ओम का नियम समझेंगे। तो ओम का नियम कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब निश्चित ताप पर, इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर होगा वह विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो लिखेंगे हम नियत ताप पर, तो नियत ताप पर इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्लास 10th में भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, ये जहां हम लिख सकते हैं R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। R मुख्यतः ये विद्युत धारा के चालन में अवरोध उत्पन्न करता है। तो यह विद्युत धारा के चालन में अवरोध उत्पन्न करता है। हम देखेंगे इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो
इकाई इसकी ओम हो, जिसे हम इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमने प्रतिरोध पढ़ा। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है कि इलेक्ट्रोड, या सीधे लिखे कंडक्टर की लंबाई, चालक की लंबाई ना, कंडक्टर लिखेंगे चालक की लंबाई, L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा हम ले लेते हैं चालक का अनुप्रस्थ काट, और इसे हम A द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दोनों से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब यहाँ हम R बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, और ये जो मेरा स्थिरांक है इसे हम RHO रो या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हम यहाँ देखने का कोशिश करें कि ठीक है, R बराबर, यहाँ रो बराबर लिखें तो RA बाय L लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, रो इज इक्वल टू RA बाय L। ने देखा रो इज इक्वल टू RA बाय L। हम देखने जा रहे हैं, अगर A 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर और L 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यूनिट की जब बात करें तो इसकी इकाई जो होगी R का हो गया ओम, तो रो इज इक्वल टू R। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम लिख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जब चालक की लंबाई, हमने प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और उसकी इकाई को समझा। अब नया हेडिंग होगा मेरा चालकता। चालकता हम लिख सकते हैं विद्युत धारा के सुगम प्रवाह को चालकता कहते हैं। यह मुख्यतः जो हमने प्रतिरोध देखा, तो प्रतिरोध का विलोम हो गया, यह प्रतिरोध के विलोम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह प्रतिरोध के विलोम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो C से हम इसे डिनोट करते हैं, और C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R। वही हम यूनिट की बात करेंगे, तो इसकी जो यूनिट होगी 1/ओम को हम पर ओम लिखेंगे, या इसे हम महो कह सकते हैं,
या इसे हम शाइमेन कह सकते हैं। शाइमेन। तो इस तरह से हम इसके यूनिट को दिखा सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है चालकता से जुड़ा हुआ विशिष्ट चालकता, या इसे हम इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कह सकते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग दे दें विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अच्छा, डायरेक्टली इसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है। चलिए, तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध को देखा था। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा विशिष्ट चालकता। तो यह लिख सकते हैं, यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो हम इसे कापा कापा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम लिखेंगे कि K इज इक्वल टू 1/ρ। अब यूनिट की बात करें हम, तो हमने ओम सेंटीमीटर इसका यूनिट देखा था। तो अब हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने विशिष्ट चालकता को समझा। इसे हम डायरेक्ट इस वे में भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/r L/A। इस तरह से हमने लिखा। चूंकि हम R बराबर जान रहे हैं रो L/A, और हम रो बराबर लिखेंगे RA/L, और यहाँ हो रहा है 1/ρ। तो जो 1/ρ होगा हम लिखते हैं L/RA। तो हम रो इज इक्वल टू L/RA, इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा 1/ρ। तो इस तरह से K इज इक्वल टू 1/r L/A। तो सेल स्थिरांक भी L/A को हम कह सकते हैं। ये सेल स्थिरांक हो जाएगा, और हो गया विशिष्ट चालकता। और ये 1/r को हम चालकता भी कह सकते हैं, तो प्रेक्षित चालकता। तो ठीक है, अगले क्लास में हम जो है सेल स्थिरांक और सेल स्थिरांक का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 5वां क्लास मेरा समाप्त हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और 6ठा क्लास जो है कल सुबह हम 8 बजे रखे हैं। और 6ठे क्लास के बाद आप, चूँकि 7वां क्लास हो चुका है, कुछ नेटवर्क के कारण जो है ये आज का जो क्लास है वह बैकअप क्लास है। तो हमने सारे तथ्य को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको रखा। समझते हैं कि सारा कुछ समझ में आया होगा। जहाँ नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें,
कि ज़्यादा लोगों तक यह जो क्लास है वह पहुंच सके और सभी लोग लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।